नमस्कार साथियों, मनहार के इस अंक में आपका स्वागत है। पिछले अंक में हमने जलवायु परिवर्तन, पलायन और एक महामारी का जिक्र किया था, उस पर चर्चा की थी। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम महामारी के विषय में कुछ बातों पर विचार करेंगे कि क्या वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता में, उसके शहरों में, उस इलाके में कोई महामारी फैली थी जिसके कारण वह सभ्यता पूरी तरह से नष्ट हो गई। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। अमेरिका के कैरोलिना स्थित एप्पल चियान स्टेट यूनिवर्सिटी के नृविज्ञान यानी एंथ्रोपोलॉजी के एक एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ग्वेन रॉबिन्स शुग ने एक शोध पत्र के माध्यम से यह सिद्ध करने की कोशिश की कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुष्ठ रोग, आपसी हिंसा, आर्थिक, सामाजिक कारण और जलवायु के परिवर्तन के कारण काल के गर्त में समा गए। उन्होंने शोध पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया है कि उन्हें एक ही गड्ढे में बहुत सारे पुरुष, स्त्री और बच्चों के शव मिले, जो इस बात का संकेत करते हैं महामारी के कारण यहाँ विनाश की लीला शुरू हुई। डॉक्टर ग्वेन रॉबिन्स शुग ने जो शोध पत्र जारी किया है, उसको लेकर भी पूरी तरह से हम सहमत नहीं हो सकते। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। सिंधु घाटी सभ्यता में महामारी फैली, यह बात सच है, और वह महामारी क्यों फैली, कैसे फैली, उसको समझने के लिए हमें कुछ वहाँ की सामाजिक, आर्थिक और अन्य बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग साफ सफाई को बेहद पसंद करते थे, यानी स्वच्छता पर उनका पूरा ध्यान रहता था। और इसका सबूत हमें मिलता है वहाँ की ढकी हुई नालियाँ, जो पत्थरों से ढकी रहती थीं। गंदा पानी सड़कों पर नहीं आता था। और इसके साथ साथ जब हम देखते हैं कि वहाँ के मकान जिस तरह से हमें मिले हैं, उन मकानों में जो नहाने का कमरा था, जिसको हम हमाम बोल सकते हैं, जिसको आप अंग्रेज़ी में बाथरूम बोलते हैं, उसकी नालियाँ भी इस तरह से निर्मित की गई थीं कि वो ढकी हुई रहें और पानी का कोई भी अंश सड़क पर ना निकले, गली में ना निकले, आम आदमी के संपर्क में वो गंदा पानी ना आए। तो सबसे बड़ा जो हमें स्वच्छता पर एक रणनीति मिलती है, वह नगर योजना के तहत बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्वच्छता का ध्यान उन्होंने रखा, खान पान का ध्यान उन्होंने रखा, क्योंकि हमें वहाँ पर शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के सबूत मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दोनों प्रकार का भोजन किया करते थे। सभ्यता में जो हमें मकान के अवशेष मिले हैं, वो इस बात का भी संकेत करते हैं कि वहाँ के लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति कितने सचेत थे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से मकान बनाए हैं, जिस तरह से उनका रहन सहन है, वह भी हमें इस बात की ओर इंगित करता है कि वहाँ के लोग अपनी सेहत के प्रति सचेत थे। सिंधु सभ्यता में जो सबसे बड़ी कमी हमें नज़र आती है कि हमें वहाँ पर वैद्य परंपरा नहीं मिल रही, चिकित्सा पद्धति नहीं मिल रही, चिकित्सा के क्या आयाम थे उसकी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। केवल हम संभावनाओं पर ही काम कर रहे हैं। लेकिन ये तय है कि सिंधु सभ्यता के लोग जड़ी बूटियाँ और घरेलू नुस्खे इस्तेमाल किया करते थे। दादी नानी के पास घरेलू नुस्खे थे जो हमारी सेहत के लिए बहुत कारगर साबित हो रहे थे। निश्चित रूप से वैद्य परंपरा रही होगी, चिकित्सक रहे होंगे जो जड़ी बूटियों के मार्फत सबका इलाज करते रहे होंगे। सिंधु सभ्यता के लोग आत्मनिर्भर थे। जड़ी बूटियों के लिए जंगलात थे, जंगलों से जड़ी बूटियाँ आती थीं, पहाड़ों से जड़ी बूटियाँ आती थीं। वो सब तो ठीक है, लेकिन सिंधु सभ्यता के लोग जिस तरह से अपने आप को सेहतमंद रखने में लगे हुए थे, ये उनका आत्मविश्वास था। लेकिन उनका यही आत्मविश्वास अति की इति बन गया। दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले,
बन गया नसीब के तुम हमसे आ मिले। कारण क्योंकि सिंध सभ्यता के लोग अपनी जड़ी बूटियों पर, अपनी देसी इलाज पर आत्मनिर्भर थे। उसी के माध्यम से वो अपना इलाज करते थे। ऐसा नहीं है कि रोग नहीं थे, रोग तो थे, बहुत सारे रोग रहे होंगे। डॉक्टर रॉबिन शुभ ने जिस तरह से कुष्ठ रोग को पतन का कारण माना है, वह काफ़ी हद तक समझ से बाहर है, क्योंकि कुष्ठ रोग किसी भी सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी हो भी नहीं सकता। क्योंकि कुष्ठ रोग कुछ लोगों को हो सकता है, बहुत सारे लोगों को हो सकता है, लेकिन क्या आप ये मानते हैं, क्या आप ये उम्मीद करते हैं कि पूरी सभ्यता को एक साथ कुष्ठ रोग हो गया और वो काल के गर्त में समा गए? हाँ, सामाजिक और आर्थिक कारण हो सकते हैं, आपस में झगड़े भी हुए होंगे, लेकिन एक दो खोपड़ियों पर अगर चोट के निशान मिलते हैं तो हम उससे ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हिंसा बहुत व्यापक स्तर पर रही होगी। अगर ऐसा होता तो हमें एक दो शव नहीं, एक दो खोपड़ियाँ नहीं, एक दो कंकाल नहीं, बल्कि बहुत बड़ी संख्या में कंकाल मिलने चाहिए थे। सी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हमें शवाधान मिले हैं, और उन शवाधानों में जो कंकाल हैं और उनमें जो सामान में हमें मिलता है, चाहे वो कलात्मक चीज़ें हों, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों, चाहे वस्त्र हों, जो भी कुछ हमें मिला है वो इस बात की ओर संकेत करता है कि जिस व्यक्ति को दफनाया गया वो आर्थिक रूप से बेहद संपन्न रहा होगा। आम आदमी के शवाधान हमें नहीं मिले हैं, या बहुत बड़ी संख्या में कब्रिस्तान नहीं मिले हैं कि जहां लाखों की, हज़ारों की या सैकड़ों की संख्या में हमें शव मिल रहे हों, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये तय है कि वहाँ उस समय शवों को दफनाने की एक सामाजिक परंपरा अवश्य रही होगी। लेकिन जब महामारी ने पैर पसारे, तब शवों को दफनाने की परंपरा पर पर्दा डाल दिया गया, या वो परंपरा खत्म कर दी गई, और उस महामारी से मरने वाले लोगों को सीधे अग्नि को समर्पित कर दिया गया, यानी उनको जला दिया गया। तो दोनों ही रूप हमें अंतिम संस्कार के मिल रहे हैं। सिंध सभ्यता में दफनाने का संस्कार भी मिल रहा है, और शवों को जलाने की परंपरा भी वहाँ शुरू हुई होगी उस कंडीशन में जब वहाँ पर महामारी ने पैर पसारे होंगे। महामारी विकराल थी, ये भी तय है, क्योंकि जब महामारी फैलती है तो समुचित उपचार न मिलने पर वह विकराल रूप धारण कर लेती है। सिंध सभ्यता में जब महामारी फैली तो शायद उन लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि यह किस तरह से पूरे समाज को, पूरे नगर को या पूरी सभ्यता को विनाश की ओर ले जाएगी। ये उनका अति आत्मविश्वास था कि वो तो जड़ी बूटियों के मार्फत, घरेलू उपचारों के मार्फत स्वस्थ रहते हैं, उनको कोई कुछ नहीं कर सकता। यही कारण है कि जब महामारी फैली तो उनके सारे उपचार धरे के धरे रह गए। मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है। कौन सी थी महामारी, ये मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। अगले अंक में इस विषय पर हम बहुत गंभीरता से और गहनता से चर्चा करेंगे, क्योंकि लगभग ऐसा ही कुछ माहौल आज की तारीख में सारी दुनिया में फैला हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि इतिहास अपने आप को दोहरा दे। तो आप रहिए स्वस्थ, मस्त, घर से बाहर कम निकलिए, ज़्यादा समय घर पर रहिए, मास्क लगा कर निकलिए, सामाजिक दूरी बनाकर निकलिए, और कीजिए अगले अंक का इंतज़ार, जो आपके लिए बहुत ख़ास होगा, क्योंकि उसमें बहुत कुछ समझना है, बहुत कुछ सोचना है और बहुत कुछ अपनाने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने बच्चों को ये कहने के लिए न छोड़ दें कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा कुछ नहीं किया, जबकि वो सक्षम थे, महामारी से निपट सकते थे, लेकिन उन्होंने महामारी से निपटने में कोताही बरती। तो आप
अगले अंक का कीजिए इंतज़ार और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा।